हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत है। आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे पार्ट 3 से, और इसके अंदर है पार्ट का हेडिंग है धातु और अधातु, यानी कि याद रखने योग्य बिंदु कौन कौन से हैं जो मोस्ट हैं, और इनमें से छोटे छोटे एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले देखो बेटा, आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व पाए जाते हैं। यानी कि हमारी जो आवर्त सारणी है, वैसे आपके कोर्स में हट चुका है पार्ट, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के रूप में बता दें कि जो आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये हो गया कि जिनको अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। यानी प्रश्न ये बन सकता है कि भाई तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो बेटा इसके 3 भाग हैं, यानी कि पहला को बोलते हैं धातु, दूसरा बोलते हैं अधातु, और तीसरा बोलते हैं उपधातु। यानी कि प्रश्न ये बड़ा बन सकता है कि जो तत्वों को कितने भागों में बांटा है, तो 3 हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। सेकेंड है आपका सिल्वर और कॉपर, यानी कि चांदी और तांबा जो है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। प्रश्न ये भी बन सकता है कि ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक 2 धातुओं के नाम बताओ, तो वह है आपका चांदी और तांबा। इसी के बाद लेकिन लेड यानी शीशा और मरकरी यानी पारा, ये बेटा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो इनमें से प्रश्न बन सकते हैं छोटे छोटे, और आपको मालूम है कि ऐसे पूछ सकता है भाई ऊष्मा की 2 कुचालक धातुओं के नाम बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा लेड और मरकरी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षारीय धातु कौन कौन सी हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्षारीय धातु बेटा 3 है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये काफ़ी मुलायम होती हैं बेटा, और ये क्षारीय धातु बोलते हैं इनको, और इनका गलनांक बेटा बहुत कम होता है, और ये चाकू से काट सकते हैं। ये आपका इनके कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका ऐसे धातु ऑक्साइड, यानी ऐसे धातु ऑक्साइड में धातु भी होगी और उसके पीछे ऑक्सीजन जुड़ी होगी, जो अम्ल और क्षारक यानी अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके वो लवण और जल बनाते हैं, उनको बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो अगर आपको मान लो चलो कि उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा आ जाए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उन्हें अपन उभयधर्मी ऑक्साइड करते हैं। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड की हो गई, और इसके एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर जो याद रखने योग्य बिंदु 5वां आते हैं, सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O प्लस पोटेशियम ऑक्साइड K2O। ये बेटा जल में जब घुलते हैं तो वो क्षार बनाते हैं, यानी कि OH बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके हमेशा धातु ऑक्साइड बनाएगी। धातु जो धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके वो हमेशा आपको धातु ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे आपका ये कॉपर है, जब कॉपर को अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड, देखो पीछे ओ जुड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एल्युमिनियम धातु यानी एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। यानी कि एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत जो चढ़ाई जाती है उसको एनोडीकरण बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, एल्युमिनियम यानी Al, आयरन यानी कि Fe लोहा, जिंक जैसी धातुएं बेटा केवल वाष्प के साथ क्रिया करती हैं। ठीक है, किसके साथ? वाष्प साथ, और धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, तो आप देखो जैसे अपन एल्युमिनियम की क्रिया कर रहे हैं H2O यानी भाप से, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से आयरन या लोहे की अपन क्रिया कराएं तो ये बन जाएगा आयरन ऑक्साइड और H2 बाहर निकल जाती है। तो ये इसकी कुछ रिएक्शन थी। नेक्स्ट देखो आपका लेड यानी शीशा, तांबा और सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं बेटा जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है। तो अगर प्रश्न आ जाए जल के साथ कौन कौन सी क्रिया नहीं करती, तो आपको ये 4 नाम दे देना। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 बेटा अम्ल धातुओं से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, मैग्नीशियम और मैग्नीज धातु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं, केवल ये धातु करती हैं
एक तो मैग्नीशियम और एक मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है वो देखो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और HNO3 के 3:1 यानी कि ये 3 भाग, ये 1 भाग, अगर दोनों को मिलाते हैं तो ताज़ा जो होता है मिश्रण उसको रायल जल या एक्वारजिया या अम्लराज, या इसको अम्लराज यानी 3 नाम से पुकारते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसको सक्रियणी कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अधिक क्रियाशील सबसे ऊपर आएगा, फिर नीचे उससे कम वाला आएगा, और लास्ट में वो आएगा जो कि बिल्कुल भी क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठोस अवस्था में आयन हमेशा विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनको गलाया जाए, जली में बनाया जाए, तो वो गतिशील हो जाते हैं। यानी कि ठोस अवस्था में आयन विद्युत के सुचालक नहीं होते, क्योंकि इस अवस्था में आयन गतिशील नहीं करते हैं। अब आता है आयरन से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, धातु को हम कहते हैं अयस्क। जानते हो, जिसमें कंकड़ मिट्टी सब कुछ होते हैं, तो अयस्क कहलाते हैं। यदि हमें इससे शुद्ध धातु प्राप्त करना है तो जो प्रक्रिया है उसको धातु क्रम बोलते हैं। नेक्स्ट देखो अगला। ऐसा खनिज जिसमें धातु की प्राप्ति कम खर्च पर हो, यानी ऐसा खनिज, और खनिज मालूम है वो मिलते हैं आपके पृथ्वी के भूगर्भ से, और उससे जो धातु प्राप्त की जाती है तो कम कम मतलब लागत में, तो उसको अपन अयस्क कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अयस्क। ये काफ़ी मोस्ट है। अभी अगला प्रश्न और देखते हैं क्या क्या है, आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यहाँ पे आ चुका हूँ। चलिए आगे देखो, नोट क्या है। प्रत्येक अयस्क खनिज अवश्य होता है, प्रत्येक अयस्क में बेटा खनिज जरूर होगा, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क हो यह आवश्यक नहीं। मतलब जितने भी अयस्क होते हैं उनमें खनिज अपन उसमें यानी उसमें कुछ न कुछ पाया जाएगा, अर्थात उसको खनिज बोलेंगे, लेकिन खनिज को अयस्क नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखो। एल्युमिनियम के 2 खनिज अयस्क, एक तो बॉक्साइड और स्लेट है। यानी एल्युमिनियम जिस से प्राप्त होता है ना, तो एल्युमिनियम के 2 खनिज अयस्क हैं जहाँ से अपने को एल्युमिनियम प्राप्त होती है। एक तो इसको अपन बॉक्साइड बोलते हैं और दूसरे को स्लेट बोलते हैं। तो इनसे यानी कि बॉक्साइड से और स्लेट से बेटा हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा, तो इन्हें बेटा अपन अयस्क बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो। पारे का अयस्क सिनेबार है। ये प्रश्न आ सकता है कि पारे का अयस्क है, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है आपका सिनेबार। नेक्स्ट देखो। जब सल्फर अयस्क यानी कि वह अयस्क जिसमें सल्फर होती है, जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो बेटा वो धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है, और इस क्रिया को अपन भर्जन बोलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट है। यानी देखो, सल्फर अयस्क तो जिंक सल्फाइड हो गया, है ना, इसकी अपन ने क्रिया कराई किससे, 5 ओ से, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया, और बेटा ये SO2 बाहर निकल गई। यहाँ पर ये 5 O2 बेटा है। ठीक है ना, समझाई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट देखो। जब कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं, यहाँ पर ताप ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर ताप कम चाहिए, तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, इसको निस्तापन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। नेक्स्ट देखो। विस्थापन द्वारा धातु प्राप्त करना। ठीक है, किसके द्वारा, विस्थापन यानी किसी भी एक तत्व को हटाना। अब ये देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब एल्युमिनियम के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा, मैग्नीज अलग हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, और आपका ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है, इस अभिक्रिया में धातुएं गलित अवस्था प्राप्त होती है। जब ये क्रिया कराते हैं तो कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, गलित अवस्था, क्योंकि उत्पाद के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा का होता है निर्माण। देखो ऊष्मा निकल रही है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न। देखो, अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं। जितने भी अयस्क, ये अयस्क कहाँ मिलते हैं, पृथ्वी के भूगर्भ से, तो उसमें क्या क्या अशुद्धि होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है, कंकड़ होते हैं, और आदि जिनको अपन गैंग बोलते हैं।
यानी कि अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको गैंग बोलते हैं, जो मैंने यहाँ बताया, रेत, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि गैंग कहलाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, देखो, यदि किसी मिश्र धातु का अवयवी घटक पारद हो, यानी कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के एक नई धातु बनती है, और मिश्र धातु में एक धातु पारद हो यानी द्रव अवस्था में हो, तो उस मिश्र धातु को अमलगम बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मिश्र धातु हो लेकिन जो उसमें एक धातु द्रव अवस्था में हो, तो उसको बोलते हैं अपन अमलगम। यदि किसी मिश्र धातु में अवयवी घटक पारद यानी पारा हो यानी कि द्रव हो, तो उसे उस मिश्र धातु को अमलगम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये बेटा मिश्र धातु है पीतल, ये किनसे मिलकर बनती है, ये बनती है कॉपर और जिंक। अब इसका जो ट्रिक है वो है पिताजी। इसकी ट्रिक क्या है बेटा, पिताजी, यानी कि जो पी है उससे तो बन गया पीतल, ता से मतलब मिल गया तांबा यानी कॉपर, और जी से मिल गया जिंक, तो यानी कि पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है आपका सोल्डर, तो इसका जो ट्रिक है वो है टी का, इसकी सोल्डर की, तो टी से तो हो गया टीन, और यहाँ पर क्या है बेटा, सॉरी ये इसका ये टी का बेटा, इसका लो सी टी, क्या लोगे इसकी सी टी, सी से मतलब शीशा हो गया, ये देखो शीशा हो गया, और टी से मतलब टीन हो गया, यानी टीन और शीशा मिलकर क्या बनाते हैं सोल्डर। सॉरी वो गलती हो गई थी, यहाँ देख लो, ये है टीका, तो ये टीका आ जाएगा। ये किसके लिए, कांसा मिश्र धातु है। अब ये कॉपर यानी कि कॉपर यानी ये कॉपर और टीन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न देखो, लोहे के साथ क्रोमियम और निकेल को मिलाने पर जो बनता है वो बनता है स्टेनलेस, यानी कि लोहे के अंदर अगर हम अगर निकेल और क्रोमियम मिला दें तो बेटा स्टेनलेस स्टील प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सल्फाइड एवं कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदला जाता है, और क्योंकि धातु ऑक्साइड से शुद्ध धातु आसानी से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट छोड़ो, ये खास नहीं है। नेक्स्ट आओ, जब आयरन ऑक्साइड की क्रिया एल्युमिनियम से कराते हैं, यानी कि जब आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएं, एल्युमिनियम से, तो बेटा उच्च क्रियाशील तत्व यानी कि एल्युमिनियम निम्न क्रियाशील यानी लोहे को हटाता है, ये क्रिया कहलाती है थर्मोडायनामिक क्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है आयरन ऑक्साइड, ये अधिक क्रियाशील है, किससे बेटा, लोहे से, तो ये क्या करा, यहाँ पे आके जुड़ गया, ये बन गया, और लोहा अलग हो गया, और ये बन गया एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यानी कि आयरन ऑक्साइड की जब एल्युमिनियम से क्रिया कराते हैं तो क्रिया के फलस्वरूप आयरन बाहर निकल जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और बनेगी ऊष्मा। अब आते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग देखो, रेल की पटरियां और मशीनों की पुर्जों की दरारों को जोड़ने में काम आता है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया, थर्मोडायनामिक अभिक्रिया। रेल की पटरियां और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में जो काम आती है अभिक्रिया, उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक अभिक्रिया। पहला देखो, लोहे से बनी वस्तुओं पर जिंक का लेपन किया जाता है, जिसको अपन लेजर लेपन कहते हैं, है ना। तो यानी लेजर लेपन की जो परिभाषा ये हो गई, यानी लोहे से बनी वस्तुओं पर जस्ते का लेपन करना क्रिया लेजर लेपन कहलाती है। और अगला देखो, आयोडीन एक अधातु है जो बेटा चमकीला होता है, यानी आयोडीन हमेशा चमकता रहता है इसलिए, और ये तुरंत आग पकड़ लेता है, इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। नेक्स्ट देखो, गैलियम और सीजियम हथेली के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है क्योंकि इनका गलनांक बहुत कम होता है। तो ये बेटा आपकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी पार्ट 3 की जो मैंने आपको बताई। धन्यवाद।